ओके, इस पे पढ़ाऊंगा मैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तब क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट की वेलोसिटी हर एक मीडियम में अलग अलग होती है। जो हम c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखते हैं ना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है। ओके, अगर लाइट किसी भी और मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी इससे कम होती है। मतलब वेलोसिटी इन एनी मीडियम, मीडियम 1 बोल देते हैं, विल ऑलवेज बी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। c से हमेशा छोटी होगी। और अगर कोई पूछे कि कितनी छोटी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दिस थिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इसको मीडियम 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यानी कि अगर मैं बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होती है, तो आप मुझे बताओगे कि सर वेलोसिटी ऑफ लाइट सॉरी माय मिस्टेक, अगर ये 1 से छोटा है तो म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, यानी c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो यू कैन टेल मी कि सर इट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ओके, इन अदर वर्ड्स तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि किसी भी मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो वैक्यूम की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम होती है। समझ में आया सबको? इसको नोट डाउन करो। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हम याद रखते हैं और बाकी सारे मीडियम्स की हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हम 4/3 लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हम 3/2 लेते हैं। ये रटने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में हमेशा गिवन होगी। ओके, तो जिस चीज में लाइट जितना स्लो चलेगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा आएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। लिख लिया सबने? आगे बढ़े बच्चों? ठीक है, हटाओ उसको। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ से ऑयल इज 5/3, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल इज 5/3, तो क्या आप मुझे बता सकते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑयल कितना होगा? फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। c की वैल्यू आपको याद रखनी होगी। आंसर बताओ फटाफट। कोई और ज्वाइन किया क्या? हाँ, इसको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है बताओ? 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। तो ऑयल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 थी, इसका मतलब ऑयल में 5/3 टाइम्स स्लो चलेगी। ठीक है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें लाइट उतना स्लो चलेगी। वन ऑफ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है किसकी होती है? वन ऑफ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है डायमंड की। कितनी होती है ये पता है किसी को? नहीं, लेट्स से एग्जैक्ट तो अलग अलग होती है, अलग अलग टाइप के डायमंड की, लेकिन लेट्स से 2.5 है, 2.7 2.3 की रेंज में ही होती है। तो लेट्स से कोई हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप का डायमंड है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 है, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी? फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। वेरी गुड, 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जितना बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, देखो 5/3 होता है 1.66 समथिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट उतना कम होती जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दूसरी चीज जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, हटा दो ना, ये कैलकुलेशन सबने कर लिया था ना खुद से, ठीक है। ओके, दूसरी चीज टू बी नोटेड कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1,
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। पर एक तीसरा टर्म भी होता है, इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तीसरा टर्म होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। ये क्या होगा बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, मैंने कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा देखा है, तो कंफ्यूज मत होना, छोड़ना मत क्वेश्चन। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। जो नॉर्मल जगह पे है मीडियम 1, जो दूसरा वाला है विद रेस्पेक्ट टू 2। इज दैट क्लियर? याद रहेगा ये, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू होगी μ1 बाई μ2, जिसकी कैलकुलेट करनी है ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है नीचे। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड इन इट, ये याद नहीं रहता है लोगों को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 कैलकुलेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू 2, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 रिलेटिव टू मीडियम 2। आपको बस रेशियो लेना है मीडियम 1 का मीडियम 2 से। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और μ1 को क्या लिख सकते हैं? c बाई v1, और μ2 को क्या लिख सकते हैं? c बाई v2। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v2 बाई v1। तो what you should know is refractive index of medium 1 with respect to 2 is μ1 by μ2, and it is also equals to v2 by v1. This is quite important, इस पे लोगों से गलती हो जाती है। Please write it down. Done? Okay? अब एक बात बताओ, क्या आप लोगों को पता है कि रिफ्रैक्शन में होता क्या है? मतलब नाम तो मैंने बता दिया कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। रिफ्रैक्शन में प्रोसेस क्या होती है? When light goes from one medium to another, उसका पाथ चेंज होता है। मैं ऑफिस में हूं ना आज, दिन में क्लास का ये प्रॉब्लम है कि मेरे को ऑफिस से लेनी पड़ती है और ऑफिस में कोई ना कोई आता रहता है। इसको ड्रॉ करो जरा, आ जाओ, कौन है गेट पे? आ जाओ। अरे क्लास चल रही है भाई, ऑनलाइन चल रही है। अच्छा, बाद में कितना बजे? 4 बजे तक क्लास। नहीं, बच्चे दूर दूर बैठे हैं घरों पे अपने, पढ़ लो। बच्चे घरों पे बैठे हैं, दूर दूर मुश्किल से कनेक्ट होते हैं इसका इंटरनेट। 10 मिनट लगेंगे। चलो क्वेश्चन देखे, मैं एक्स्ट्रा लेके आया, क्वेश्चन देखे आता हूँ। मैं तो कहता हूँ क्लास अर्ली मॉर्निंग रखते हैं, एकदम 7:30 बजे उठ के, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तुम्हारे सुबह उठने की आदत भी पड़ जाएगी। इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं, जो रे आई, और इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर दोनों मीडियम मिले, बच्चों ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है 2 मीडियम को। एक मीडियम नीचे है, ओके, इसको मैं μ1 बोल देता हूं, किसी को भी μ1 बोल सकता हूं। एक मीडियम ऊपर है, इसको मैं μ2 बोल देता हूं, ओके। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। हर केस में नहीं होती, देयर आर एक्सेप्शंस टू इट, लेकिन हो सकती है। तो इस केस में जो लाइट आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिफ्रैक्शन के बाद जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुई
वहां पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूं टू द सरफेस, उसको बोलते हैं नॉर्मल। समझ में आया? अब जो रूल ऑफ थंब है वो आपको ये याद रखना है कि अगर लाइट रे नॉर्मल से दूर, मतलब एक्चुअल में किधर जा रही थी, इधर जा रही थी, और नॉर्मल के पास भी शिफ्ट हो सकती थी इस तरफ, नॉर्मल से दूर भी जा सकती थी इस तरफ। तो इस केस में बच्चों किस तरफ गई है? नॉर्मल से दूर। तो अगर लाइट रे नॉर्मल से दूर डायरेक्शन में बेंड हो गई, इसका मतलब इट वॉज कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। यहां पर मीडियम डेंसर है, यहां पर मीडियम रेयरर है। जब भी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड वाइस वर्सा, उल्टा होगा। रेयरर से डेंसर में आएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। सबको बात समझ में आ रही है? लेकिन सिर्फ टुवर्ड और अवे से हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, हमको तो इनके बीच एक रिलेशन निकालना है। पर रिलेशन निकालने से पहले मुझे यह बताओ कि यह सब तुमने पुरानी क्लास में भी सीखा है। किसी को पता है कि लाइट क्यों अपना रास्ता चेंज करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है? किसी को इसका रीजन पता है? किसी ने कुछ सुना हो, किसी से समझा हो, किसी टीचर ने एक्सप्लेन किया हो स्कूल में? डज एनीबडी हैज एनी आइडिया कि लाइट अपना पाथ क्यों डेविएट करती है व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर? पढ़ना आपने सीखा होगा, ये किसी ने शायद बताया हो, किसी टीचर ने। पहले आप स्कूल अटेंड कर रहे थे या कोचिंग कर रहे थे लास्ट ईयर? क्या हुआ, कुछ बोलो। लास्ट ईयर आप स्कूल अटेंड कर रहे थे या कोचिंग कर रहे थे कहीं पर? तो ये चीज कभी डिस्कस हुई थी कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका डायरेक्शन क्यों चेंज होता है? लाइट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। तो अगर ए से बी जाना है उसको, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हुआ। देखो एक्चुअल में लाइट के साथ क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, मतलब कभी समझ में नहीं आया, मुझे भी यही रीजन बताया गया जो मेरे को कभी समझ में नहीं आया। लेकिन अगर कोई कार है, लेट्स से दिस इज द कार, इस कार के 4 व्हील्स है, हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ये टॉप व्यू है, चारों कॉर्नर्स पे 4 व्हील्स है, और इस तरफ डेंसर मीडियम है। डेंसर यानी मान लेते हैं लेट्स से दिस इज मड, ठीक है, डेंसर, और इस तरफ स्मूथ मीडियम है, रेयरर मीडियम, लेट्स से दिस इज नॉर्मल रोड। तो जब ये लाइट रे की तो बात ही नहीं कर रहे हम, तो कार की बात कर रहे हैं, ठीक है, कार की बात कर रहे हैं। जब ये कार इधर एंटर करने वाली होगी तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि कार के चारों टायर एक साथ दूसरे मीडियम पे नहीं पहुंचेंगे। सबसे पहले कौन सा टायर पहुंचेगा? ये वाला, समझ रहे हो? सबसे पहले ये वाला जो लेफ्ट फ्रंट वाला टायर है ये पहुंचेगा। इस मीडियम में चारों टायर सेम स्पीड से चल रहे थे, सेम स्पीड से सब, लेकिन जैसे ही स्मूथ रोड पे पहुंचा ये वाला टायर तेजी से चलेगा, जबकि ये वाला टायर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? जो रोड पे पहुंच गया, जिसका मीडियम चेंज हो चुका है, वो तेजी से चलेगा, और जो मड में है अभी भी वो स्लो चलेगा। तो जब तक ये वाला टायर यहां पर पहुंचेगा तब तक दूसरा वाला टायर ज्यादा डिस्टेंस चल चुका होगा। और बच्चों, अगर किसी कार का एक साइड के व्हील तेज चल रहे हैं और दूसरी साइड के व्हील स्लो है, तो वो सीधी नहीं जाएगी, वो तुरंत एक कर्व में मुड़ जाएगी, ऐसी हो जाएगी ये कार, और अब ये इस तरफ जाएगी, जबकि पहले ये इस तरफ जा रही है। समझ में आई ये बात? समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे एक चीज और बड़ी अच्छी क्लियर होती है। क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई आपसे पूछेगा ये चीज कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तुम बोलोगे वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है इसलिए मुड़ जाती है। फिर वो बोलेगा कि अगर लाइट ऐसे जाए तो अलोंग द नॉर्मल। अब क्या होगा बच्चों? ये दोनों व्हील्स
एक साथ दूसरे मीडियम में एंटर करेंगे और दोनों की वेलोसिटी एक साथ स्लो हो जाएगी। तो इस केस में दूसरे मीडियम में जाने पर इसमें कोई चेंज ऑफ पाथ नहीं आएगा। आपको क्या याद रखना है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अगर वो डेंसर टू रेयरर जा रही है तो द पाथ विल चेंज, द पाथ विल डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। अगर इधर आ रही है तो ऐसे जाएगी, अगर और ज्यादा एंगल पे आ रही है तो और ज्यादा एंगल पे टर्न होगी, और अगर इससे भी ज्यादा एंगल पे आ रही है तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री टर्न हो जाएगी। पर अगर इससे ज्यादा आई एंगल पे तो फिर ये दूसरी तरफ जाएगी ही नहीं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? किसी को नाम पता है? ब्लू वाली लाइन के लिए क्या बोलेंगे हम, टर्म क्या यूज करेंगे? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये अभी पढ़ाऊंगा मैं, पहले इसको ड्रॉ कर लो आप लोग। ठीक है, इसको ड्रॉ करो एंड गिव मी लाइक जस्ट 5 मिनट्स एंड आई विल बी बैक। ओके, हाँ भाई सारे हैं, कोई भागा तो नहीं? सॉरी गाइस, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट लिख द बेस्ट पार्ट इज कि एक सिंगल इक्वेशन से रिफ्रैक्शन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वो सिंगल इक्वेशन है स्नेल्स लॉ की। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जब भी दो मीडियम में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो चाहे कितने ही एंगल पर आए और कितने ही एंगल पे जाए, द रेशियो ऑफ साइंस रिमेन सेम। मेरे कहने का मतलब है कि लाइट अगर मीडियम 1 से आ रही है, ये मीडियम 1 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर लाइट मीडियम 2 में जा रही है, ये है मीडियम 2, तो रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन आई by sin r always remain constant। अगर आप i को इंक्रीज करोगे तो r इस तरह से इंक्रीज होगा कि दोनों के साइन का रेशियो कांस्टेंट रह जाए। समझ में आई बात? और हम इससे भी इजी फॉर्म में याद रखेंगे, ये जो कांस्टेंट आएगा ये होगा μ2 by μ1। तो हम इसको इस फॉर्म में याद करने की बजाय वी विल रिमेंबर इट लाइक μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r। दिस इज द यूजफुल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। सबको आया समझ में? अगर i इंक्रीज होगा तो r भी इंक्रीज होगा, पर नॉट बाय द सेम वैल्यू, by the same ratio of their signs। और अगर I इंक्रीज करते चले जाओगे, इस केस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि I थोड़ा सा छोटा है और R थोड़ा सा बड़ा है। इसका मतलब the light is going from denser medium to rarer medium। तुम्हें अगर कोई एग्जाम्पल सोचना हो तो यू कैन थिंक ऑफ वाटर से एयर में जाने वाली लाइट। ऑफ कोर्स एयर के केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, एयर और वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ऑलमोस्ट सेम, बहुत जरा सा डिफरेंस होता है। तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी 1।
पर हर बार एयर होना जरूरी नहीं है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे रखा है। रेयरर टू डेंसर टू रेयरर मीडियम। The rule that we will use to calculate this angle will be mu1 sin I is equals to mu2 sin R। इसको नोट डाउन करो। लिख लिया स्नेल्स लॉ, हटाऊं इसको। मान लो ये ग्लास स्लैब है, ग्लास का म्यू गिवन होता है, पर नहीं गिवन हो तो 3/2 लेना है, ठीक है। और ये रहा नॉर्मल, और ये रही इंसिडेंट रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, चलो इंसिडेंट रे मैंने बना दी। ये एयर है यहां पर। अब कौन बताएगा मुझे रिदम? मेरे को ये बताओ, ये रे एयर से ग्लास में जा रही है, तो ये अपने पाथ से किस तरफ डेविएट होगी? टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर से डेंसर में जा रही है। डेंसर को याद रखो, डेंसर में चीजें पास पास होती हैं, एटम्स पास पास होते हैं ना, ठीक है। तो ये बस याद रखने के लिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। डेंसर में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, तो रे किस तरफ शिफ्ट होगी? क्लोजर टू द नॉर्मल। समझ में आई बात? किस तरफ? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये एयर से रे आ रही थी और ये ग्लास में गई, और जब गई तो टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट हो गई। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? आवाज आ रही है थोड़ी थोड़ी। ओके, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दूं, ये एंगल है 30 डिग्री, तो कैन यू गाइस ट्राई टू कैलकुलेट दिस एंगल? आर की सबसे पहले डिसाइड करना mu1 क्या है, I क्या है, mu2 क्या है, और R तो कैलकुलेट करना है। mu1 कितना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी बताई मैंने? 1। mu2 कितना है? जिधर से लाइट आ रही है उसको 1, और जिधर जा रही है उसको 2। ओके, तो mu2 है 3/2। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, तो कोई बताएगा तुम में से आंसर? मैं अभी कैलकुलेट करता हूं। mu1 sin I इज इक्वल्स टू mu2 sin R। तो 1 sin 30 इज इक्वल्स टू 3/2 sin R। साइन R की वैल्यू आ गई। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। साइन R की वैल्यू आ गई 1/3। इसका एंगल हमको नहीं पता, तो हमें इसको R को क्या लिखना पड़ेगा? साइन इनवर्स 1/3। मान लो ऑप्शन में कोई भी साइन का फंक्शन नहीं है, ऑप्शन आपको ये चारों दिए हो। tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/2√2 and tan inverse 1/√2। तो कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे? कैसे?
क्यों होगी, कैसे होगी? जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो एक ट्रायंगल बनाओ, उसके एंगल को r मान लो। अब साइन r की वैल्यू 1/3 है और साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर को 1, हाइपोटेनस को 3 बोल दो। जैसे इसको 1 इसको 3 बोला, अब साइन r 1/3 हो गया और बेस कैलकुलेट हो जाएगा कैसे? √3² माइनस 1², ये आ जाएगा √8 विच इज 2√2। तो बेस 2√2 हो गया, तो tan r अपने आप कितना आ गया? 1/2√2। समझ में आया सबको? क्योंकि अदरवाइज टॉपिक इतना इजी है, उसको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की हरकत की जा सकती है। ओके, आगे बढ़े। रिदम समझ में आया ये वाला tan वाला? एक और क्वेश्चन देता हूं। ये 3 मटेरियल है, यहां पर एयर है और यहां पर भी एयर है, ठीक है। μ1 is 1/2, μ2 is 2/3 and μ3 is 3/4। ओके, और यहां पर नॉर्मल से 37 डिग्रीज पर एक लाइट आ रही है, 37 डिग्रीज पर एक लाइट रे आ रही है। ओके, ऑफ कोर्स ये तीनों मीडियम में जाएगी एक एक करके, और आपको कैलकुलेट करना है कि जब ये यहां से बाहर निकलेगी, नहीं, जब ये तीसरे मीडियम में एंटर करेगी, इसमें एंटर करेगी, तो यहां पर कितना एंगल होगा? थीटा। मेरा मानना है तुम इसकी फिगर बनाओगे और इसका पाथ ड्रॉ करोगे। जब पाथ ड्रॉ करोगे, यहां 37 डिग्री पर है, तो यहां पर कोई नया एंगल अज्यूम करोगे से R1। जितना एंगल यहां पे होगा R1, सेम एंगल यहां पर होगा R1। फिर ये जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो कुछ और एंगल होगा R2। जितना एंगल यहां पर होगा उतना ही यहां पर होगा R2। और फिर जब ये तीसरे मीडियम में जाएगी तो उसके लिए हमको पूछा गया है थीटा। क्या फिगर आप लोगों ने बनाया है ऐसे? कितने रिफ्रैक्शन हो रहे हैं? 1 2 3। थर्ड रिफ्रैक्शन के बाद का एंगल पूछा है। फिगर सबको दिखाई दे रही है? किसी को बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा? मोबाइल पे कोई पढ़ रहा हो तो? मोबाइल पे कोई पढ़ रहा है या सब लैपटॉप पर ही? अगर सबको दिखाई दे रहा है तो मुझे कोई R1 की वैल्यू बताओ कैलकुलेट करके। अब म्यू ऑफ एयर साइन 37 इक्वल टू हो जाएगा म्यू ऑफ 1 साइन R1। ओके, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन 37 होता है 3/5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन R1। साइन R1 हो जाएगा 6/5। आई डोंट नो तुमको याद हो या नहीं हो, लेकिन साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं आ सकती। मेरे को वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती बच्चों। अगर 1 से बड़ी आ गई, इसका मतलब रे उस मीडियम में कभी पहुंचेगी ही नहीं। दिस इज अ क्रॉस चेक टू सी कि TIR हो रहा है या नहीं, लेकिन अभी TIR नहीं पड़ा है तो इसको नहीं लेते हैं। मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ। 3/2, 4/3, 5/4। फिर से कैलकुलेट करो। साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। कितनी वैल्यू बोली थी अपर्णा आपने? 1 से बड़ी ही बोली होगी जो भी थी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वैल्यू में चेंज कर रहा हूं μ1 μ2 μ3 की। फिर से कैलकुलेट करो। ये एंगल 37 दिया है, R1 की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू ऑफ एयर साइन 37 इज इक्वल टू μ1 साइन R1। और इसको कैलकुलेट करके कितना बोला? फिर से बोला बेटा? 2/5। किसी और का आया ये? कोई और कंफर्म करो, यही आ रहा है या नहीं? ठीक है, ठीक है। अगर ये करेक्ट है तो नेक्स्ट वाले रिफ्रैक्शन के लिए, ये पहले रिफ्रैक्शन के लिए हो गया, नेक्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए कोई इक्वेशन बताएगा? नैनी आप बता सकते हो?
इस वाले रिफ्रैक्शन के लिए, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? फर्स्ट की तो हो गई, सेकंड वाले की इक्वेशन नैनी बताओगे आप? इसका माइक ही नहीं चल रहा है ना अभी तक, तब से ये म्यूट मोड में है। अपना माइक खरीद लो, एक ईयरफोन, ठीक है? कोई और बताओ, आकाश आप बताओ इक्वेशन सेकंड वाले रिफ्रैक्शन की। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाएगा, तो म्यू1 साइन r1 इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन r2। इसको सॉल्व करके हम साइन r2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आएगा? म्यू1 3/2 साइन r1 2/5 इज इक्वल्स टू म्यू2 4/3 साइन r2। साइन r2 की मेरी वैल्यू आ रही है 9/20। किसी और का आया आंसर? 9/20, वेरी गुड। और अब थर्ड रिफ्रैक्शन के लिए इक्वेशन लिखेंगे, यानी इस वाले के लिए, और इक्वेशन बनेगी म्यू2 साइन इज इक्वल्स टू म्यू3 साइन r3। म्यू2 साइन r2 यानी कि 4/3 इंटू 9/20 इज इक्वल्स टू म्यू3 5/4 इंटू साइन थीटा, जो मुझे कैलकुलेट करना था। एंड फाइनली साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी वैल्यू? 12/25। आया आंसर किसी का? अब सुनो, नेक्स्ट टाइम से आपको ये तीनों स्टेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले पार्ट में जिन दो चीजों को इक्वेट किया, दूसरे पार्ट में वही चीज एक थर्ड क्वांटिटी के साथ इक्वेट करी, और तीसरे में वही चीज एक फोर्थ क्वांटिटी से इक्वेट करी। दिस इज अ लॉट ऑफ एफर्ट जो आपने वेस्ट किया। सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम व्हाट यू डू इज म्यू1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन r1 इज इक्वल्स टू म्यू3, कैसे लिखूं इसको मैं? इसको लिखता हूं म्यू1 साइन i1 इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन r2 इज इक्वल्स टू म्यू3 साइन r3 इज इक्वल्स टू जितने भी है। तो आपको ये बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यू कुड हैव कम डन दिस एंड दिस डायरेक्टली। अगर पैरेलल मीडियम है तो यहां पर कितने भी नंबर ऑफ मीडियम्स हो, म्यू1 यानी म्यू ऑफ एयर साइन 37 विल बी इक्वल टू ये तीसरा वाला मीडियम जो है म्यू3 इंटू साइन थीटा के, और उसमें एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है। 1 इंटू साइन 37 होता है 3/5 इज इक्वल्स टू म्यू3 विच इज 5/4 इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू आ गई 4 3 12/25। तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना कि अगर पैरेलल मीडियम्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पैरेलल मीडियम्स की अलग अलग है, तो द सेम रेशियो ऑफ म्यू और साइन, म्यू इंटू साइन थीटा विल रिमेन ट्रू फॉर ऑल द सर्फेसेस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एग्जाम में अगर 8-10 सर्फेसेस बना दे कंफ्यूज करने के लिए, तो सबके लिए करते मत बैठना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। Just take the first one and take the last one and just equate them. Is that clear to everyone? ठीक, ऐसा सिर्फ तभी बोर्ड के एग्जाम में जितने पन्ने भरोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे, तो लिख देना, ठीक है? और ये भी लिख देना कि यूजिंग दिस वी गेट दिस, हेंस दिस एंड दैट। बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपने कितना ज्यादा एक्सप्लेन किया। इतना एक्सप्लेन कर दो कि टीचर को समझ में आ जाए, बस। हटाऊं इसको? ये कर लिया ना सबने? हटाओ, ओके। क्या किसने?
सिर्फ पैरेलल मीडियम होने पे। ठीक है, अब देखते हैं जब मीडियम पैरेलल नहीं होंगे तो क्या करना है। लेट्स से एक लाइट रे इधर से एंटर करी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, दिस इज अ ग्लास स्लैब और 60 डिग्री थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए मुझे। सिक्सटी डिग्री पे एयर से ग्लास में एंटर करी, फिर इधर गई और फिर यहां जाके इसका दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ। ओके, और ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल टू 3/2 ही रखते हैं। ठीक है, यहां से लाइट रे आई और यहां से ऐसे टर्न हुई और फिर यहां से सेकेंड रिफ्रैक्शन होगा इसका। तो पूछा गया है व्हाट विल बी दिस एंगल थीटा। चलो अपना दिमाग लगाओ सब लोग। बाहर एयर है बच्चों, यहां पर भी और यहां पर भी। पहले तो ये वाला एंगल निकालो। अच्छा देखते हैं म्यू1। हाँ भाई, पहली सरफेस के लिए इक्वेशन, पहला रिफ्रैक्शन यहां पे हो रहा है। तो फर्स्ट के लिए म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। म्यू1 कितना होगा एयर का 1 साइन 60 इज इक्वल टू म्यू2 किसका होगा ग्लास का 3/2 साइन आर। मैंने R1 लिखा है तो R1 ले लेते हैं। साइन R1 कितना आ रहा है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन R1 आया किसी का? वन बाई √3 आ रहा है। साइन R1 इज 1/√3। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, ये वाला एंगल। क्या ये सबको दिख रहा है कि ये वाला एंगल 90 माइनस R1 होगा? क्योंकि इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल तो 90 हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल होगा और ये वर्टिकल होगा। तो अब मुझे सेकंड रिफ्रैक्शन की इक्वेशन लिखो आप लोग। सेकंड रिफ्रैक्शन की क्या इक्वेशन बनेगी? म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? म्यू1 हो जाएगा सेकंड के लिए 3/2 साइन आई यानी साइन 90 माइनस R1 इज इक्वल टू म्यू2 हो जाएगा एयर विच इज 1 और साइन R हो जाएगा सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए R की वैल्यू साइन थीटा होगी जो मैंने पूछा है। यहां तक सब लोग पहुंचे क्या? साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? अब कॉस थीटा की वैल्यू कहां से लाएं? हमारे पास तो साइन की वैल्यू है। अभी अभी सिखाया क्या करना है।
ट्राइंगल बनाओ, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस √3 परपेंडिकुलर 1। थोड़ी मेहनत करोगे तो बेस आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज √2। तो cos R1 की वैल्यू कितनी हो गई? बोलो, आकाश बताओ, cos R1 की वैल्यू कितनी हो गई? √2/√3। क्या बोल रहे हो? ये चीज नहीं समझ में आई? ट्राइंगल बनाया, एंगल R1 परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस √3, बेस √2। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस √2/√3। अब आई बात समझ में या नहीं? इसको सब्स्टिट्यूट करो। हाँ, इंटू √2/√3, तो वैल्यू आ जाएगी √3/√2। साइन थीटा की वैल्यू √3/√2। इसका क्या मतलब है बच्चों? अगर साइन थीटा 1 से बड़ा आ जाए, ये समझ में आता है आपको? 3/2 1 से बड़ा है, दिस इज √1.5, दिस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1। अगर कभी भी साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो वहीं पे समझ जाना कि यहां पर रे बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, रे बाहर नहीं निकल पाएगी। इसका मतलब रे के साथ TIR हो रहा होगा। TIR क्यों होता है ये मैं अभी समझाऊंगा, प्लीज राइट इट डाउन। ये वाली चीज सीखना जरूरी है कि अगर यहां R है तो यहां 90 - R है, यहां से इसका साइन मिलेगा और यहां पर इसका कॉस की जरूरत पड़ेगी, तो साइन से कॉस निकालना अच्छे से सीख लो, ये वाला जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब पहले TIR का फंडा बता देता हूं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये है तो रिफ्रैक्शन का पार्ट, लेकिन इसमें टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मैंने अभी अभी फिगर बना के दिखाई थी। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जाओ, वो भी तब जब लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही हो। पहली चीज, अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सबको बेंड अवे करती दिख जानी चाहिए। अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया तो इट विल बेंड इवन फर्दर अवे। अगर और ज्यादा इंक्रीज किया तो ये इतनी बेंड हो जाएगी कि ऑलमोस्ट बच्चों पैरेलल टू द सरफेस जाने लग जाएगी, ऐसे, मतलब एकदम पैरेलल टू सरफेस। तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा और इवेंचुअली जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगी। किसके? सरफेस के।
तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, ये वाली सिचुएशन जब आ जाएगी, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस के इतना इंक्रीज कर दिया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, ऑलमोस्ट 90 डिग्री, उसके अगले केस में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को जरा भी ज्यादा बढ़ाया तो लाइट रे बाहर नहीं जा पाएगी, वो अंदर की तरफ ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इस केस को, इसका जो बाउंड्री कंडीशन होती है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। TIR कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो लाइट रे बाहर जा सकती है, अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो लाइट रे बाहर नहीं जा पाएगी। नहीं जा पाएगी मतलब वो वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। समझ में आया सबको? ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या कैलकुलेट करना आना चाहिए? क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। वो आप कैसे निकालोगे? इसको μ1 मान लेते हैं, इसको μ2 मान लेते हैं, अलग अलग मीडियम में। यहां पर स्नेल्स लॉ लगा देते हैं इस वाले केस के लिए। तो इस थर्ड केस के लिए स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं। क्या इक्वेशन बनेगी? μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin R। μ1 sin, जिस पॉइंट पर R को 90 पुट करेंगे, क्रिटिकल I को क्या बोल सकते हैं? क्रिटिकल एंगल, इज इक्वल्स टू μ2 sin 90। sin 90 1 हो जाएगा एंड वी विल हैव फॉर्मूला साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल एज μ2 बाई μ1, या ऐसे भी याद रख सकते हो, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। मैं एज अ स्टूडेंट हमेशा ये वाली इक्वेशन लिखता था और कैलकुलेट करता था। ओके, आप इसको भी याद रख सकते हो एज योर विश। इस केस में ये वाला मीडियम μ1 है और ये वाला मीडियम μ2। इसको नोट डाउन करो। एक चीज, TIR only happens when light goes from denser to rarer medium, and angle of incidence is greater than the critical angle. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए और लाइट मस्ट बी गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, क्योंकि जब डेंसर से रेयरर में जाती है तभी लाइट रे नॉर्मल से अवे बेंड होती है, और जब अवे बेंड होती है तभी देयर इज अ चांस कि उसके पास अवे बेंड होने के लिए और स्पेस ना हो। मतलब इस केस के बाद लाइट रे के पास अवे बेंड होने के लिए और स्पेस नहीं है, इसलिए वो अंदर वापस आ गई। समझ में आ गया बात? कई बार लोग पूछ लेते हैं व्हाट इज क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास।
ग्लास का क्रिटिकल एंगल बताओ, ग्लास का म्यू दिया होगा 3/2, तो इसमें उन्होंने एक ही मीडियम बोला, दूसरा मीडियम बोला ही नहीं, तो आप क्या अज्यूम करोगे? दे मस्ट बी आस्किंग विद रेफरेंस टू एयर। यहां पर एक ग्लास स्लैब है, लाइट इसमें से बाहर आ रही होगी और किस में जा रही होगी? एयर में। और क्रिटिकल एंगल के केस में क्या होगा? द लाइट विल बेंड अ लॉट अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इट इज ऑलमोस्ट गोइंग आउट एट 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे? μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin R। जब R को 90 डिग्री पुट करेंगे तब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो म्यू ऑफ ग्लास इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ एयर इंटू साइन 90। ये तो दोनों वन ही हो गए। ये ग्लास हो गया, ये क्रिटिकल एंगल हो गया। और फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज साइन इनवर्स 1/μ ऑफ ग्लास। तो इसको भी ध्यान रखना, ओके। ग्लास की जगह कोई भी मीडियम हो उसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा? साइन इनवर्स 1/μ। ऑब्वियस सी बात है कि हम एयर के रिस्पेक्ट में क्रिटिकल एंगल निकाल रहे हैं। अब सुनो, अगर एक एंगल से ज्यादा एंगल पर लाइट TIR हो जाती है तो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी? प्रॉब्लम्स मतलब इसकी वजह से क्या क्या फिनोमिना दिखेंगे? पहला तो ये, मान लो दिस इज अ स्विमिंग पूल, ठीक है, नीचे वाटर है, ऊपर एयर है, और हमने इसके अंदर एक लाइट बल्ब रख दिया यहां पर। इससे हर एक डायरेक्शन में लाइट जा रही है, तो जो लाइट रे इसमें से सीधे सीधे बाहर जाएंगी ऊपर की तरफ, वो तो एज इट इज बाहर निकल जाएगी। जो थोड़े एंगल पे जाएगी वो इस तरफ बेंड हो जाएगी, जो थोड़े और एंगल पे जाएगी वो इतनी बेंड हो जाएगी, और उसके बाद जो लाइट रे जाएगी वो एक्चुअली बाहर आ जाएगी। सेम ऐसा ही इस तरफ भी होगा। एक लिमिट के बाद लाइट रे कोई भी पूल से बाहर नहीं निकल पाएगी। क्या सबको सिचुएशन समझ में आ गई? इस तरह से, ठीक है। तो लाइट रेज जो है वो जब पूल से बाहर निकलेगी तो इस वाली डिस्टेंस के बाद, कौन सी वाली डिस्टेंस? ये वाली डिस्टेंस R के बाहर की वाली कोई भी रे पूल से बाहर नहीं निकलेगी। तो इस शेप का एक सर्कल बन जाएगा, सेंटर से R डिस्टेंस पे एक सर्कल बन जाएगा, और कितना भी बड़ा बल्ब लगाओ, कितना भी पावरफुल बल्ब लगाओ, इस सर्कल के बाहर वाला जो पोर्शन होगा वो ब्लैक दिखाई देगा, और इस सर्कल के जो अंदर अंदर का पोर्शन होगा वो ब्राइट दिखाई देगा। क्या सिचुएशन समझ में आई सबको? पूल के अंदर बल्ब है, लाइट रेस बाहर आनी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक सर्कुलर रीजन होगा, उसी में से लाइट रेस बाहर आती दिखाई देंगी, उसके इधर उधर के पोर्शन में ब्लैकनेस दिखाई देगी। ओके, तो तुमसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन लिखो, ठीक है। इस भयंकर सी फिगर को मैं हटा देता हूं क्योंकि तुम इसको नहीं समझ पाओगे या कुछ गलत मिस इंटरप्रेट कर लोगे। क्वेश्चन लिखो, अ लाइट बल्ब इज प्लेस्ड a light bulb is placed
a depth of 20 meters. A light bulb is placed at a depth of 20 meter inside a pool. म्यू ऑफ वाटर कितना लेना है बच्चों? लिख लेना, म्यू ऑफ वाटर इज 4/3 calculate the area of a circular region. Calculate the area of the circular region from which light will escape from the pool. पूल से जितनी भी लाइट बाहर आएगी इस सर्कुलर रीजन के अंदर से ही आएगी। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन कैलकुलेट करना है बच्चों। सर्कल के एरिया के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी मुझे चाहिए इसकी रेडियस, यानी ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ये वाली डिस्टेंस है मेरे पास, और क्या पता है कि जो सबसे लास्ट रे बाहर निकलेगी, जो सबसे आखिरी वाली रे बाहर निकल पाएगी सक्सेसफुली, वो कौन सी होगी? जो ऐसे जाएगी। कितने एंगल पे जाएगी? 90 डिग्री पे। तो आई थिंक ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करके बताओ फटाफट। 3/4। किसी और का है? ठीक है, क्रिटिकल एंगल साइन थीटा आ गया 3/4। अब मैं किससे पूछूं? ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल और ये वाला एंगल थीटा सी बराबर होंगे या नहीं होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगर साइन थीटा पता है, आर और एच के बीच रिलेशन चाहिए, क्योंकि एच तो पता है, आर निकालना है, तो मुझे कौन सा एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना होगा? इस वाले ट्राइंगल में सोचो, ये आर है, ये एच है, ये थीटा सी है। आर और एच के बीच क्या रिलेशन होगा? tan थीटा सी होगा r/h। आपके पास साइन थीटा है, आज की क्लास में 2-3 बार बता दिया मैंने कि tan थीटा कैसे निकालना चाहिए। कैलकुलेट करो और आंसर निकाल के बताओ। नहीं हुआ क्या तुमसे? ये साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वेरी गुड, ये आएगा √7। बहुत ही बढ़िया। tan थीटा सी आ जाएगा 3/√7। और फिर r की वैल्यू निकालनी है। h की वैल्यू है 20 = 3/√7। रेडियस आ रहा है मेरा r = 60/√7। चेक करो किसी का मैच कर रहा है। और एरिया कितना होता है? πr²। ठीक है, πr²। बस इतना बहुत है, इसके आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं लगता
पूरा कैलकुलेट करवाएंगे, इतना ही ऑप्शन में दिख जाएगा तुमको। अगर करना पड़े तो इंटू 60 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। तो होपफुली इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, पाई के टर्म में ही आंसर दिया होगा। ओके, TIR समझ में आया सबको? देखो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बता दो। मतलब अब स्विमिंग पूल के अंदर बल्ब जलाना इज नॉट एग्जैक्टली अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है इसकी जो वो सुना है तुमने, रेगिस्तान में मिराज दिखाई देती है, मतलब मूवीज में देखा होगा। रियल लाइफ में ये अगर तुम कभी गर्मियों में स्ट्रेट हाईवे पे गए हो, किसी पे बहुत लंबा हाईवे हो, जैसे मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे जाता हूं, तो वहां पर आपकी कार इधर है और आगे जा रहे हो आप, ये पीछे की तरफ क्यों दिख रहा है, एंड यू आर गोइंग दिस वे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे यहां पे रोड के ऊपर पानी पानी सा दिखाई देता है। ये चीज नोटिस करिए कभी, ग्लासी सरफेस सी दिखाई देती है, पानी तो क्या ग्लासी, ये चीज नोटिस करी है, सबने करी होगी यार ये चीज नोटिस, तो बहुत ही मतलब नॉर्मल चीज है। स्ट्रेट हाईवे होना चाहिए, थोड़ा सा लेंदी, और मूवीज में तो बहुत बार दिखाते हैं, जो यूएस का वो वाइल्ड वेस्ट वाला एरिया है, लंबी लंबी रोड है वहां पे, और उसमें पानी रोड की जगह पानी, हाँ वहीं पर। तो ये एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ऑफ कोर्स यहां पे ना तो पानी है ना ग्लासी सरफेस है। व्हाट इज हैपनिंग इज, ऊपर यहां पर क्लाउड्स हैं, और क्लाउड से रेस हर तरफ निकल रही है। मैंने बताया था हर एक ऑब्जेक्ट हर डायरेक्शन में रेस फेंकता है। इनमें से कुछ रेस इस तरफ आ रही है तुम्हारी तरफ, एंड दे आर गोइंग फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। बच्चों ऊपर जो एयर होती है वो कूल होती है, यानी डेंस होती है, और जो नीचे एयर होती है वो होती है हॉट एयर। हॉट एयर यानी रेयरर होती है। तो जब भी एक लाइट रे ऊपर से नीचे जाती है तो इट कीप्स बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ में आ रही है बात? और रोड के बहुत क्लोज पहुंच के यहां पर कहीं इसका क्या हो जाता है, TIR। क्या ये प्रोसेस समझ में आ रही है आपको? हर बार इट विल कीप बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इतने ज्यादा एंगल से नहीं पर थोड़ा थोड़ा, बिकॉज ऊपर की एयर कूल है, नीचे की एयर हॉट है, तो इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। और फिर एक पॉइंट पे क्या होता है कि लाइट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है, और उससे ज्यादा एंगल पे आने वाली लाइट का क्या हो जाता है, TIR हो जाता है। TIR होने के बाद ये लाइट रेस कहां पहुंचती है, आपके पास, आप कार के अंदर बैठे हो। और मैंने क्या सिखाया था, लाइट रेस अगर इधर से आती दिख रही है तो हमारा माइंड उनको बैक ट्रेस करके यहां पर उनकी इमेज बना देगा। तो हमें इस क्लाउड या ब्लूइश शेप का इमेज यहां पे दिखता है, दिस इज अ इमेज, एंड वो किसकी वजह से दिखता है, यहां पर TIR हुआ इसकी वजह से। तो पहले तो थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा नहीं पूछते थे, पर नीट में लास्ट 2-3 साल से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछने लग गए। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मिराज क्यों दिखाई देता है, क्योंकि लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, फ्रॉम कूल एयर टू हॉट एयर। अच्छा, जमीन के पास वाली एयर हॉट होती है, क्योंकि जमीन जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो सनरेज को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो सरफेस बहुत हॉट है, तो हॉट एयर नीचे होती है, इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट कीप्स बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इवेंचुअली उसका क्या हो जाता है, 90 डिग्री वाला आता है, और फिर TIR हो जाता है। TIR होने के बाद वो हमारी आंख तक पहुंचती है, और हमारी आंख उसकी वापस
सेम स्ट्रेट लाइन में इमेज यहां पे बना देती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो बी वेरी क्लियर ऑन थ्योरेटिकल पार्ट ऑल्सो, क्योंकि अच्छा ये तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, 12th वाले बच्चों के लिए बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है। हाँ क्या? डायमंड स्पार्कल भी इसीलिए करता है क्योंकि होता क्या है कि डायमंड एक तो बहुत ज्यादा कट्स लगाए जाते हैं, बहुत ज्यादा सरफेसेस बनाई जाती हैं, ठीक है, तो मैं तो इतनी नहीं दिखा सकता। डायमंड के अंदर तो लाइट एंटर कर जाती है इजीली, लेकिन जब बाहर निकलने की बात आती है, अगर जरा सा भी एंगल हुआ रे का सरफेस के साथ, थोड़ा सा भी एंगल हुआ से ऐसा है, तो वो टीआईआर कर जाती है। टीआईआर कर जाती है तो एक रे कई बार टीआईआर करती है और फिर किसी एक सरफेस से बाहर निकलती है, और ये पैटर्न बहुत रैंडम होता है, तो कंटिन्यूसली लाइट के बाहर निकलने का पैटर्न चेंज होता रहता है, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से, और उसी की वजह से जो ट्विंकलिंग इफेक्ट आता है, ऑफ डायमंड, वो किसकी वजह से होता है? टीआईआर की वजह से। समझ में आया? और ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार्स जो होता है उसका टीआईआर से कोई लेना देना नहीं है। स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं ये पता है? स्टार्स ट्विंकल इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो रेज आती है हमारी आंख तक, वो एग्जैक्टली सीधी नहीं आ पाती कभी भी, एटमॉस्फेयर की लेयर्स की वजह से थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। कोई कुछ बोल रहे हैं? उसका पाथ थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, तो हमको उसकी पोजीशन स्लाइटली एक पॉइंट की जगह कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां ऐसे दिखाई देती है, और वो इफेक्ट जो है वो ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है। ऑफ स्टार्स किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन एट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका मतलब अगर स्पेस से देखते होंगे तो स्टार्स ट्विंकल नहीं करते दिखाई देते होंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं, स्टिल दिखाई देते होंगे एकदम। समझ में आई बात? और रिफ्रैक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी है, जैसे कि एक कंसेप्ट होता है एपरेंट हाइट एंड डेप्थ। एपरेंट हाइट एंड डेप्थ का क्या होता है फंडा? इधर देखो, बहुत ही सिंपल है। आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर आप एक वाटर बॉडी के अंदर देख रहे हो तो आपको जो डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी है वो गलत दिखाई देती है, कम दिखाई देती है। मतलब एक कांच के ग्लास के अंदर, नहीं किसी भी ग्लास के अंदर एक छोटा सा कॉइन गिरा दो तो वो कॉइन आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, एक्चुअली वो थोड़ा सा क्लोज दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऑफ कोर्स रिफ्रैक्शन की वजह से।
हमें क्या आना चाहिए, हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए कि अगर इसकी रियल डेप्थ h है तो हमें ये किसी और हाइट पे क्यों दिखाई देगा और किस हाइट पे दिखाई देगा। मतलब एपरेंट हाइट कैलकुलेट करना आनी चाहिए या एपरेंट डेप्थ कैलकुलेट करना आनी चाहिए। बच्चों कोई भी चीज हमको कब दिखाई देती है, जब उससे कम 2 रेस हमारी आंख तक पहुंच जाए। एक ये वाली बना दी और एक स्लाइटली थोड़े से एंगल पे बना दी। ये वाटर है, ये एयर है। ये किस तरफ बेंड होगी बच्चों, ये लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये वाली लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कर अगर सर इतना ज्यादा नॉर्मल बेंड हो गई तो फिर हमारी आंख तक पहुंचेगी कैसे, ठीक है। मैं एंगल थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, तुम बहुत ऐसी वाली रेस सोच सकते हो एकदम पास वाली, ठीक है। पर अगर मैं उनको ड्रॉ करूंगा तो वो तुम्हें दिखाई भी देगा, समझ ही नहीं आएगा। तो मैं उतनी क्लोज वाली रेस ड्रॉ नहीं कर सकता, मेरे को थोड़ा डिस्टेंस वाली रे ही ड्रॉ करनी पड़ेगी, ओके। तो ये वाली रे इधर चली गई, ये वाली सीधी चली गई। ऐसे सोचो कि अगर ह्यूमन की आंख बहुत बड़ी होती, लेट्स से, अब ठीक है, तो अब ये दोनों रेज उसको कहां से आती दिखाई देगी। ऑब्वियस सी बात है, उसका दिमाग इस रे को बैक ट्रैक करेगा और बैक ट्रैक करेगा तो उसको ये दोनों रेज इस पॉइंट से दिखाई देगी। मतलब उसके दिमाग के लिए द कॉइन की इमेज विल बी एट दिस पॉइंट। क्या ये समझ में आया या दोबारा रे डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं। दोबारा से स्ट्रेट लाइन की मदद से ड्रॉ करके बताऊं या आ गया समझ में। आ गया ना सर, आ गया। हाँ, मतलब मैंने स्ट्रेट लाइन यूज नहीं करी, बट ऐसे समझ लो कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, एक रे सीधे सीधे गई, ह्यूमन आई तक पहुंच गई, दूसरी रे स्लाइटली पास में आई और वो अवे बेंड हो गई। तो अगर वो अवे बेंड हो गई तो अब ये दोनों रेस का स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअली ये दिखाई देगा और यहां पर इसकी एक एपरेंट इमेज बनेगी। समझ में आई बात। तो ऑल यू नीड टू बी एबल टू डू इज कैलकुलेट दिस हाइट। इसको बोलते हैं एपरेंट हाइट, h डैश। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, h डैश इज इक्वल्स टू h बाई म्यू ऑफ वाटर। बट इसके पीछे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस पर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है।